फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 5 आईसीटी एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस का सेक्शन 5.4 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओईआर। फ्रेंड्स, इसके बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे इसका डेफिनेशन, इसके कंटेंट, कौन से मटेरियल होते हैं जिसे हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहते हैं, यूनेस्को के हिसाब से कौन से मटेरियल्स इसको चूज किए जाते हैं, इंडिया में ऐसे कहाँ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आप ओपन एजुकेशन रिसोर्स में गिन सकते हैं। इसके साथ हम डिटेल में बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। आप यहाँ एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को किस तरह अटेंड करें इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 15 मार्क्स का भी आ सकता है, तो 5 मार्क्स में आप इसे किस तरह लिखेंगे, 15 मार्क्स में किस तरह लिखेंगे, और इस सेक्शन से क्या सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओईआर। फ्रेंड्स, इस सेक्शन जिस सवाल आ सकता है एग्जाम में वो है व्हाट इज मेंट बाय ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओईआर, राइट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सो देखते हैं कि आप इसे किस तरह अटेंड करेंगे। सवाल अगर है व्हाट इज मेंट बाय ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड राइट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो ये सवाल एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। शुरू कीजिएगा डेफिनेशन से, एक जनरल डेफिनेशन से, फिर यूनेस्को के हिसाब से ओईआरस क्या होती हैं बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ कहाँ ओईआर प्रोवाइड करता है उसके बाद बताइएगा। फिर आप ओईआर में कौन से मटेरियल्स आते हैं, चाहे हम टूल्स की बात करें, कंटेंट्स की बात करें या इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज की बात करें, उसके बारे में बताइएगा। फिर जाके आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताइएगा। यहाँ इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने मेरिट्स दो तरीके से बताए हैं, एक तो शॉर्ट नोट के लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटेंड करें उसके लिए। तो पहले आप शुरुआत कीजिएगा डेफिनेशन से, जनरल डेफिनेशन से, जिसमें आप बताइएगा कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज आर हाई क्वालिटी openly licensed online educational materials that offer an extraordinary opportunity for people everywhere to share, use and reuse knowledge। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें आप अपडेट कर सकते हैं रिसेंट नॉलेजेस को, ओपनली लाइसेंस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, वरना इंटेलेक्चुअल पायरेसी आती है। सो वो चीज जो हाई क्वालिटी की हो, हमेशा अपडेटेड की जा सके, और इसमें आप ओपनली अवेलेबल हो, उसमें लाइसेंस्ड हो कि ये फ्रीली अवेलेबल है, उसके साथ ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल्स हो, वो चीजें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी लोगों को देती है कहीं भी कभी भी शेयर, यूज एंड रीयूज करने के लिए नॉलेज को हम ओईआर कहते हैं। दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट great potential as a mechanism for instructional innovation as network of teachers and learners share best practices। तो ये एक ऐसा पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है जो देता है एक नया इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो बनता है, वो जो इंस्ट्रक्शन बनता है बिकॉज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स एंड उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। So according to UNESCO, OER is a teaching, learning, research material that make use of appropriate tools with an open licensing to permit their free reuse, continuous improvement by others for educational purposes। तो यहाँ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च मटेरियल्स होती हैं। दूसरी चीजें ये बनती है एक अप्रोप्रिएट टूल और ओपन लाइसेंसिंग की वजह से, और ये परमिट करती है फ्री यूज, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो ये चीजें, ये एजुकेशनल यूनेस्को के हिसाब से जो भी मटेरियल हम ऑनलाइन अवेलेबल करवाते हैं जिसमें फ्री लाइसेंसिंग हो, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च मटेरियल्स हैं वो, और जिसको हम कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज कर सकें फॉर एजुकेशनल पर्पस यूजफुल हो, उसे हम ओईआर में गिन सकते हैं। ओईआर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर all school subjects and grades in multiple languages, can be used to access educational videos, ऑडियोज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरेक्टिव मॉड्यूल। सो ओईआर रिसोर्सेज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे। आप सिंपली टाइप करें ओपन एजुकेशन रिसोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से, ग्रेड्स के हिसाब से, मल्टीपल लैंग्वेजेस के हिसाब से डिफरेंट इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स मिलेंगी, एजुकेशनल वीडियोज मिलेंगी, ऑडियोज मिलेंगी और इमेजेस मिलेंगी। और खासकर टीचर के लिए एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, प्रोवाइड करता है ओईआर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स।
बात हम करें स्वयं प्रभा की या स्वयं की, ये सारी जो एप्स हैं ये तो अब एप्स में भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप फ्री ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और नए पॉलिसीज जो हैं टीचर्स के लिए उसके बारे में डिटेल नॉलेज भी पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हैं। और उसके साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2001 में MIT यूनिवर्सिटी अनाउंस रिलीज ऑफ नियरली ऑल इट्स कोर्सेज ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। तो MIT ने 2001 में अनाउंस किया था कि उसके सारे कोर्सेज लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, यूजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। The term open educational resource was first adopted at UNESCO's 2002 Forum on Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries. तो पहला जो टर्म आया था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स वो इस फोरम में, यूनेस्को के 2002 फोरम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फोरम एक्चुअली बनाया गया था ओपन कोर्सवेयर के बारे में फॉर हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। और OER जो इंक्लूड करता है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं OER रिसोर्सेज में, फुल कोर्सेज होते हैं इसमें, कोर्स मटेरियल होता है, मॉड्यूल्स होता है, टेक्स्ट बुक होता है, स्ट्रीमिंग वीडियोस होता है, कोई फैकल्टी अपने वीडियोस देना चाहता है वो भी होता है, टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर मटेरियल्स, टूल्स होते हैं विच आर यूज्ड एंड फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग एंड रीयूजिंग द कंटेंट एंड टू एक्सेस द नॉलेज। According to UNESCO, all educational material are freely available in digital format, both online and offline is a part of OER. तो यूनेस्को कहता है कि अगर कोई भी मटेरियल हम डिजिटल वर्ल्ड में हम देते हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए, फ्री है, और इसमें ये चीजें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही केस में हम उसे OER में गिनेंगे। तो जो कंटेंट OER में जाते हैं, जो मटेरियल्स OER में जाते हैं, पहला है लर्निंग कंटेंट। लर्निंग कंटेंट में वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, images, lecture notes, reading list, course assessments, lesson plans, test books, articles, test, quizzes, आप इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी चीजें, जर्नल्स भी आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप जो से मैगजीन्स भी जोड़ सकते हैं। टूल्स जाता है, पहले तो कंटेंट जाता है, यानी जो चीजें इंडिविजुअल जो यूजर है, स्टूडेंट है, पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा या लर्न करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स हैं वो भी जाती हैं इसमें। सॉफ्टवेयर लाइक कोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स, वेब पेज एडिटिंग प्रोग्राम्स, डेस्क पब्लिशिंग प्रोग्राम्स, एंड उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बोलें या फिर हम बोले एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारी चीजें OER में जाती हैं। इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज जाती हैं। मैंने जिस तरह बोला, तीन चीजें एक्चुअली आपके OER में जाती हैं। एक तो कंटेंट जाता है, दूसरा है टूल्स जाता है जिसकी वजह से हम उसको, जिसके द्वारा हम चीजों को दिखाते हैं, और तीसरा है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो जाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस, बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स, इंटर ऑपरेटेबिलिटी मेजर्स, तो ये तीन चीजें ध्यान में रखनी होती हैं जब आप कोई भी OER पब्लिश करना चाहें। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन की, यानी उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा। Advantages or merits, that is access to range of digital format. OER provides exciting ways of engaging students and creating their own content. तो OER provide करता है स्टूडेंट्स को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने कंटेंट भी बना सकते हैं और दूसरों के कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें वीडियोस, ऑडियोज होती हैं, तो वो ज्यादा एक्साइटिंग और एंगेजिंग होती हैं। Currency of information, it gives us up to date information and is constantly published and uploaded. So constantly upload होता रहता है, नए रिव्यूज और नए फीडबैक्स आते रहते हैं, नए कंटेंट्स आते रहते हैं। सो ये अप टू डेट आपको इंफॉर्मेशन देता है। यूज रिसोर्सेज फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी अपना OER पब्लिश करता है। OER gives the opportunity to get quality learning from reputed universities like MIT, Harvard and कैम्ब्रिज। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के ऐसे यूनिवर्सिटी जहां हम जा नहीं सकते, पर उनके रिसोर्सेज, उनके कंटेंट्स, उनकी लर्निंग जो हम पा सकते हैं OER के थ्रू। मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनरिच स्टूडेंट लर्निंग बाय गेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम सोर्सेज, क्रिएटिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। सो हर एक चीज पर अगर कोई एक व्यू लिखता है, कंटेंट लिखता है, उसमें फीडबैक्स आती हैं, उसमें फैकल्टी भी लिखते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, लर्नर्स भी लिखते हैं, सोसाइटी का कोई ऐसा रीडर लिख सकता है। तो इस केस में वो एक अपॉर्चुनिटी देता है
स्टूडेंट को एनरिच करने के लिए अपनी लर्निंग और एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसके बारे में देता है। फिफ्थ पॉइंट में लिखिएगा सेव टाइम एंड एनर्जी, कंटेंट आर फ्री इन ओईआर एंड डजंट हैव एनी डेवलपमेंट और मटेरियल कॉस्ट। जिस तरह हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं या फिर कोई जर्नल बनाते हैं जिसके लिए हमें एक प्रिंटिंग मीडिया की जरूरत पड़ती है, एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, और इन सब चीजों के लिए एक टाइम की जरूरत पड़ती है या और पैसा, मनी की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ वो चीज नहीं होता। बहुत जल्दी डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये सारी चीजें बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एनर्जी के एक्सपेंस पे कर पाते हैं। सिक्स पॉइंट लिखिएगा एक्सपैंड एक्सेस टू लर्निंग, स्टूडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस ओईआर एनी टाइम एंड एनी प्लेस। तो ये बेस्ट चीज है ओईआर की, स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहें कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कंटेंट को जो ओईआर पर अवेलेबल है उसके बारे में जान सकते हैं। स्केलेबिलिटी, ओईआर आर इजी टू डिस्ट्रीब्यूट विद वेरी लो कॉस्ट। सो ये कंटेंट जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हो या हार्वर्ड का हो, हम इतनी जल्दी उसे देख पाते हैं, और उसकी वो जो फीचर है उसको हम स्केलेबिलिटी बोलेंगे, यानी ये स्केल अप करता रहता है, लोगों को, लोगों की जो पहुंच है इस ओईआर के थ्रू वो बढ़ जाती है। एडवांटेजेस सेवेंथ पॉइंट में लिखिएगा सप्लीमेंट, ओईआर कैन वर्क एज सोर्स ऑफ प्राइमरी नॉलेज व्हेन टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम लेक्चर्स आर नॉट पॉसिबल। सो अगर कहीं एक क्लास में लेक्चर एक बच्चा नहीं जा पा रहा, प्राइमरी टेक्स्ट बुक उसके पास नहीं है, तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग भी बन सकती है। एथ है एनहांसमेंट ऑफ रेगुलर कोर्स कंटेंट, कंटेंट इन फॉर्म ऑफ वीडियोस कैन बी इजीली वीडियोस कैन बी यूजली यूज्ड फॉर इजियर लर्निंग। तो यहाँ क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट वीडियोस या फिर लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करती हैं फैकल्टीज की, जिससे लर्निंग जो होता है फास्ट होता है और क्लियर होता है। और रेगुलर क्लास के साथ अगर आप इन चीजों को भी फॉलो करें तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। नाइन्थ है शोकास्टिंग ऑफ इनोवेशन एंड टैलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट भी अगर आप अपने व्यूज, अपने रिसर्च, अपनी थिंकिंग आप किसी को बताना चाहें, और किसी फैकल्टी ऑफ हार्वर्ड ने लिखा है और आप उसके बारे में अपने व्यूज लिखना चाहें, तो आप इसको लिख सकते हैं, और ये चीजें कनेक्ट कर सकती हैं स्टूडेंट और फैकल्टी को। तो ये अपॉर्चुनिटी देती है वो स्टूडेंट को अपनी टैलेंट शोकेस करने के लिए, और वो पास लाती है उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट एक ही फील्ड में हो। तो enhances students and faculty recruitment as it gives a platform to express your interest and knowledge. So faculty and student recruitment के लिए बहुत helpful होता है। 10 है ties for alumni, OER provides an excellent way for alumni to stay connected to the institution. So institution से जाने के बाद, पास आउट होने के बाद भी आप इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहते हैं, उसके मटेरियल से कनेक्टेड रहते हैं, उसके डेवलपमेंट से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू ओईआर। 11th है continuously improved resources. So unlike test books, OER can be improved quickly through direct editing and feedback. तो अगर हम टेक्स्ट बुक बात करें, ये सारी चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। हमने देखा है कि एनसीईआरटी की बुक्स कितने सालों में रिवाइज जाती हैं, पर अगर हम उसी जगह पे हम स्वयं प्रभा की बात करें, कि हम बात करें ओपन ओईआर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो ये जो कंटेंट्स उसमें अवेलेबल हैं वो बहुत जल्दी अपडेटेड होते हैं। और ये एक्चुअली उसके साथ लोगों की फीडबैक भी जो क्रिएटर्स हैं उनको डायरेक्टली मिल पाते हैं। सो क्रिएटर्स को भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ उनको किन चीजों पे एम्फेसिस देना है। तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ ओईआर। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ, ये आप लिखिएगा अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वही एडवांटेजेस को हमने डिवाइड किया हुआ है एज पर लर्नर, क्रिएटर, स्टाफ और फैकल्टी, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन, तो मेरिट में आप इस सब डिवाइड कीजिएगा कि मेरिट्स फॉर लर्नर क्या हो सकता है, मेरिट्स फॉर क्रिएटर क्या हो सकता है, मेरिट्स फॉर स्टाफ एंड फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, मेरिट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, और मेरिट्स फॉर सोसाइटी क्या हो सकता है। मेरिट्स फॉर लर्नर की बात करें, जो चीजें हमने बोली, डिस्कस किया, उसी को डिवाइडेड फॉर्म में है ये। क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो लर्नर को बेटर क्वालिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम और प्लेस की। इंटरनेशनल डायमेंशन मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज की। स्किल डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट चीजें पता चलती हैं, उसको पता चलता है एक स्कोप क्या है, और स्किल डेवलपमेंट किस तरह की स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सी टैलेंट है मुझ में जिससे मैं, जिससे रिलेटेड कौन कौन से स्किल्स मुझे मिल सकते हैं,
उसके बारे में पता चलता है। कंटेंट डेवलपमेंट एज अ स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं ओईआर में। आप इसके थ्रू फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हैं, अपने व्यूज लिख सकते हैं, तो अपना जो पोटेंशियल है आप उसमें शो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, चाहे आपका जॉब अपॉर्चुनिटी हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो, इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी हो, ये सारी बढ़ा सकता है। तो आप जब लिखें इसे, इसको अपने हिसाब से लिखिएगा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, टीचर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, वो हमेशा टॉपिक या सब टॉपिक के नाम देखते हैं और अंदर के कीवर्ड्स देखते हैं। कोशिश कीजिएगा हर एक चीज को पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने की। मैंने हर एक वीडियो में मैक्सिमम जितना हो सके पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने की हमेशा कोशिश की है। इस चीज को जब आपको लिखना है तो हर एक को इसके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा। अगर इसमें आप दो तीन चीजें लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इसमें एम्फोसिस और इसमें लर्निंग ज्यादा होती है, टीचर जल्दी पढ़ पाते हैं और मार्क्स फेचिंग ईजियर होता है। तो लर्नर की बात हमने की, अब हम बात करते हैं मेरिट्स फॉर क्रिएटर, यानी जो बनाता है ओईआर को, उसके लिए क्या है। पहला तो है फीडबैक उसे जल्दी मिल पाता है स्टूडेंट और फैकल्टी से, तो इम्प्रोवाइज करने में उसको इजी होती है। रिकॉग्नाइजेशन मिलता है क्रिएटर, चाहे अगर वो क्रिएटर स्टूडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली फैकल्टी के नोटिस में आता है, फैकल्टी को पता चलता है कि ये एक है जो जिसमें पोटेंशियल है, तो एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि आप में वो पोटेंशियल है एक टॉपिक पर एक कंटेंट लिखने की, बनाने की, समझाने की। कोलैबोरेशन बढ़ता है जब आप कंटेंट देते हैं, तो वो लोग जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जिनका वो इंटरेस्ट है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो एक कोलैबोरेटिव काम भी बनता है। डिजिटल लिटरेसी बनती है, अगर आप ओईआर करना चाहते हैं, आप एक पोस्ट करें, उसके लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो कंटेंट की, एक तो टूल की, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज की, और ये सारी चीजों की नॉलेज आप गेन कर पाते हैं। और वाइडर लर्निंग होती है, एक चीज लिखने के लिए 10 चीजें पढ़नी पड़ती हैं खुद, तो वो चीज आपकी लर्निंग बढ़ाती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है अदर स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स का। तो पीर रिव्यूड मटेरियल्स मिलता है, जिसने अगर जो आपके जो पीर हैं, जो डिफरेंट फैकल्टीज हैं, कलीग्स हैं, उनके रिव्यूड मटेरियल्स आपको मिलते हैं ओईआर में देखने के लिए। कोलैबोरेशन बढ़ता है फैकल्टी फैकल्टी के अंदर, और अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स भी, अक्रॉस यूनिवर्सिटीज भी कोलैबोरेशन होती है। प्रोफेशनल लर्निंग बढ़ती है ओईआर के थ्रू। किस तरह हम अपने लर्निंग मटेरियल्स को बेटर रिप्रेजेंट कर सके ओईआर में, किस तरह हम लोगों को बता सके कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो ये बढ़ाती है ओईआर की नॉलेज। इसके साथ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल कंटेंट, वो कंटेंट जो अभी इतने डिमांड में नहीं है पर एक पार्ट ऑफ लर्निंग था कभी, और शायद फ्यूचर में भी हो सकता है, वो सारी चीजें जब लिखी होती हैं तो उसका वो एक रिकॉर्ड रहता है, वो प्रिजर्व रहता है। तो ये प्रिजर्व करती है स्पेशल कंटेंट, स्पेशल नॉलेज को। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में ओईआर बना है, जिस इंस्टीट्यूशन के कंटेंट्स अभी ओईआर में है, उसके लिए क्या मेरिट्स हैं। एक तो इसका रेपुटेशन बढ़ता है, लोग वाइड वर्ल्ड वाइड जानते हैं। हम एमआईटी की बात करें, हार्वर्ड की बात करें, हम क्यों जानते हैं? क्योंकि ओईआर में उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उनके अच्छे लर्निंग कंटेंट्स अवेलेबल है, तो रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ता है। पार्टिसिपेशन बढ़ता है, यहाँ मैं आपको एम्फोसिस देना चाहूंगी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिना पार्टिसिपेंट्स के, बिना स्टूडेंट्स के नहीं चल सकता। तो रेपुटेशन बढ़ेगी, बच्चे ज्यादा आएंगे आपके कोर्स करने के लिए, आपके जो करिकुलम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपका वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ही बेनिफिट है। उसके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सपोर्ट रिमोट स्टूडेंट्स। तो आप अपने इंस्टीट्यूशन की जो कंटेंट है, नॉलेज है, वो रिमोट स्टूडेंट्स को भी भेज पाते हैं थ्रू ओईआर। न्यू पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, जिस तरह मैंने बात की फैकल्टीज कोलैबोरेट करते हैं, तो फैकल्टीज कहाँ के होते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप होती है, और सस्टेनेबिलिटी होती है, जहां हम एजुकेशन जो रिसोर्सेज हैं उसको बेटर प्रिजर्व कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर पाते हैं और सस्टेन कर पाते हैं। लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पॉइंट है सोसाइटी। ओईआर सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेस टू कंटेंट। कोई भी बंदा अगर लर्नर नहीं है तब भी एक इंक्विजिटिव होकर कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसको एक्सेस है। पार्टनरशिप के लिए एक्सेस है, यानी अगर एक स्टूडेंट या फैकल्टी आप देख रहे हैं कुछ अच्छा, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो इंडस्ट्री का बिजनेसमैन जाके इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, फैकल्टी के साथ या स्टूडेंट के साथ कर सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से मिलता है। अपस्केलिंग करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी आपको बताता है कि कौन सी चीज इन डिमांड है, कौन सा चीज एक्चुअली हम करिकुलम में चाहते हैं वो बने।
सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें ओईआर के थ्रू सोसाइटी को पता चलती है, सोसाइटी के थ्रू ओईआर को पता चलती है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, सो सोसाइटी को ये पता चलता है कि क्या एक्चुअली कंज्यूमर डिमांड है, रियलिटी में कौन सी सब्जेक्ट्स अभी डिमांड में है, बच्चों का इंटरेस्ट है, या फिर कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, हमारे जो यंग जनरेशन है उनको जानना जरूरी है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ये भी सोसाइटी का एक ओईआर का एक पार्ट है, मेरिट है सोसाइटी के लिए। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स की, तो पहला है क्वालिटी इशू, एज इट इज फ्री फॉर ऑल एंड एनी यूजर कैन पोस्ट मटेरियल विच मे नॉट बी रेलिवेंट और एक्यूरेट। जिस तरह यहाँ हर कोई पोस्ट कर सकता है मटेरियल, तो हो सकता है जो मटेरियल है वो आउटडेटेड है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये सारी चीजें एक इशू आती हैं, तो एक कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइज किया जाता है, देखने की जरूरत है कि एक्चुअली ये प्रॉपर मटेरियल है कि नहीं। सेकेंड है लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो हमेशा लर्निंग के लिए एक इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, हाँ, और डिस्कशन इज अ बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग, वो यहाँ मिसिंग रहता है। आपके फीडबैक्स यहाँ जो इंस्ट्रक्टर के डायरेक्ट फीडबैक्स है आपको, वो मिसिंग रहते हैं। सो स्टूडेंट कैन मिस आउट डिस्कशंस एंड इंस्ट्रक्टर्स फीडबैक व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स ये भी आ सकती हैं। ओईआर आर मोस्टली अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, हिंस मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर। सो जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है, हालांकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट डोमिनेटिंग जो लैंग्वेज है ओईआर में वो इंग्लिश है। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है जो नॉन इंग्लिश है और उसे एक पर्टिकुलर चीज में जानना है पर वो इंग्लिश में ही लिखा है वो कंटेंट, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा वो चीज। तो ये लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर इसमें आता है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। अगर एक रिमोट प्लेस में है स्टूडेंट और इसके पास वो चीजें नहीं है, तो वो यार ओईआर को अवेल नहीं कर पाता। ओईआर में रिक्वायर इंटरनेट और सॉफ्टवेयर फॉर देयर यूज which a student can lack। कॉपीराइट कंसर्न्स बहुत हैं। कॉपीराइट कंसर्न यानी कोई भी आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को, आपकी कंटेंट को अपना बना के कहीं और पोस्ट कर देता है, तो ये चीजें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर कॉपीराइट लॉज हैं, पर उसको हमेशा अपडेटेड करने की भी जरूरत है, और हर एक कंटेंट को वो कॉपीराइट लॉ के अंदर उसको परमिशन मिलने के बाद ही उसको पोस्ट करने का अलाउ किया जाए। ये सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं और एक कंसर्न भी है। All content posted by OER should be checked and that it doesn't violate copyright laws. Sixth is sustainability issues. OER creators do not get any little or doesn't get uh, actually OER creators doesn't get payment or little payment, which can lead to lack of updating of the content. So basically जो OER होते हैं वो फ्री होता है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको वैसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से वो उसको अपडेट करना भी नहीं चाहते। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू नीड बैक इज समथिंग, इफ यू डोंट गेट दैट पेमेंट देन द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग यू फील इट्स नॉट वर्दी ऑफ। सो सस्टेनेबिलिटी इसकी एक प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे जितने वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट टू मी। थैंक यू सो मच।